नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो क्लासेस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, महाजनपद काल और बौद्ध धर्म का कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। आज के इस वीडियो क्लास में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित आपके रेट पात्रता परीक्षा में आने वाली सभी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। इस प्रकार आपके रेट लेवल 2 SST सिलेबस की पहली यूनिट भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मौर्य तथा गुप्त काल का इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ रिवीजन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप निश्चित रहना, इन शॉर्ट नोट्स की वीडियो क्लासेस से आपके रेट पात्रता परीक्षा में SST से सिंगल 1% भी बाहर नहीं जाएगा। आपको केवल इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक पूरा देखना है तथा इन्हीं फैक्ट्स को लास्ट टाइम में याद भी रखना है। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल उसकी टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल की 1000 BC से 600 BC। ठीक है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य जो कि एक संस्कृत शब्द है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। पीछे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था वैदिक सभ्यता से संबंधित आर्य शब्द। इस आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। भाषाई आधार पर वैदिक सभ्यता से संबंधित है आर्य शब्द। यह आर्य शब्द संस्कृत शब्द से बना है और इस आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित जो आर्य हैं जो कि कहाँ से आए थे, ये आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। पहला मत है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर बोलते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर के कथन को सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है। दूसरा मत है डॉक्टर संपूर्णानंद। ये बताते हैं कि आर्य आल्पस पर्वत से आए थे जो कि यूरेशिया से। तीसरा मत बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि आर्य आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से आए थे। चौथा मत स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ये बोलते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। इनमें आपको याद रखना है सबसे बेस्ट मत है मैक्स मुलर का। ये मैक्स मुलर बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। मैक्स मुलर का कथन सबसे बेस्ट है। वैदिक सभ्यता के संबंधी जानकारी के स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत हैं। इनमें हम देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत। पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत। बोगाज कोई अभिलेख जो कि 1400 BC से संबंधित है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बोगाज कोई अभिलेख, इसमें इंद्र, वरुण, नाम याद रखना, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किस में मिलता है? बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख 1400 BC से के समय का है। ठीक है। पूर्व वैदिक काल से संबंधित है गोरिक मृद बांड। OCP गोरिक मृद बांड है वो पूर्व वैदिक काल से संबंधित है और चित्रित दूसर मृद बांड है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। इसमें ध्यान रखना गोरिक मृद बांड है वो पूर्व वैदिक काल से और चित्रित दूसर मृद बांड है वो उत्तर वैदिक काल से। ठीक है। उसके बाद में साहित्यिक स्रोत। इन साहित्यिक स्रोत में पहला देखते हैं ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है। संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण
द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, इनके संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं जो कि मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त या मंत्र, ठीक है। एक व 10 मंडल सबसे नया मंडल है। इसमें आप इसको जूम करके दोबारा देखो। पहला है साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, इसके संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इनको सूक्त को मंत्र कहा गया है। 1 और 10 मंडल सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद में सबसे नए मंडल कौन से हैं? पहला और 10वां। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र से संबंधित। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर। दशराग्य युद्ध का वर्णन हमें 7वें मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का वर्णन तृतीय मंडल में। पहला और 10वां मंडल सबसे नए मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? 1028। संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास, ठीक है। ऋग्वेद में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध। गायत्री मंत्र विश्वामित्र से संबंधित, दशराग्य युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। 9वां मंडल जो कि सोम देवता से संबंधित है। और 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सामवेद। ऋग्वेद के बाद में सामवेद। संगीत का वेद व स्वरों का फर्स्ट प्रयोग किस में हुआ है? सामवेद में। यजुर्वेद में यज्ञ के विधियों का वर्णन, गद्य और पद्य का वेद किसे कहा गया है? यजुर्वेद को। अथर्ववेद में हमें जादू टोना, वशीकरण आदि का वर्णन मिलता है। जादू टोना, वशीकरण आदि का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसमें ब्रह्मवेद, इसे ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद मतलब श्रेष्ठ वेद किसे कहा गया है? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद किसे कहा गया है? अथर्ववेद को। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, क्योंकि पहले ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में अथर्ववेद। ब्रह्मवेद अथर्ववेद को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसमें देखो, ये तो गई वेद चारों, ये वेद हो गए सारे चारों। उसके बाद में यहाँ पर है अध्येता, उसके बाद उपवेद, उपनिषद और आरण्यक। ऋग्वेद के अध्येता होत्री, उपवेद आयुर्वेद, उपनिषद ऋग्वेद के उपनिषद कौशिकी और ऐत्रेय। ऋग्वेद में आरण्यक, कौशिकी और ऐत्रेय। सामवेद के अध्येता हैं उद्गाता। सामवेद के उपवेद हैं गंधर्ववेद, उपनिषद है केन छांदोग्य और आरण्यक है जैमिनीय और छांदोग्य। यजुर्वेद के अध्येता अथर्वणीय, उपवेद धनुर्वेद, उपनिषद तैत्तिरीय और मैत्रेयी और आरण्यक तैत्तिरीय और शतपथ। अथर्ववेद के अध्येता ब्रह्मा, उपवेद शिल्पवेद, उपनिषद हैं मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। आरण्यक इसमें नहीं है, ठीक है। ये टेबल याद रखना आप। इसमें आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं, ऋग्वेद के आरण्यक कौन से हैं, ऋग्वेद में उपवेद कौन से हैं, अध्येता कौन से हैं, ठीक है। ये चारों वेद हो गए
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये यहाँ पे अध्येता, उपवेद, उपनिषद, आरण्यक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वेदांग कितने हैं? 6। उपनिषद 108 और पुराण 18। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, विष्णु पुराण और शिव पुराण। उसके बाद में अब हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड, जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसमें क्या है? राजनीतिक जीवन कैसा था? कबीलाई जीवन था। राजन राजा थे, उनके पास सीमित अधिकार थे। राजा की सहायता के लिए 4 समिति, सभा, विदत और गण। राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत, गण थे। समिति जो कि आम सभा थी, सभा कुलीनों की संस्था थी, और विदत था क्या? उपज, लूट और बंटवारा। और गण कुलीनों की सभा थी, गण कुलीनों की सभा। ये समिति और विदत, यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी थी। इसमें आप देखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत, गण, इनका गठन किया हुआ था। समिति जो कि आम सभा से संबंधित थी, सभा कुलीनों की संस्था, विदत उपज, लूट, बंटवारा की संस्था थी, गण कुलीनों की सभा थी। यहाँ पर सभा और विदत महिलाओं की भागीदारी थी। ओके, अधिकारी रत्निन कहलाते थे। इनकी संख्या थी 7। इनमें पुरोहित, धार्मिक सलाहकार था, सबसे फेमस था। सेनानी, सेना प्रमुख, पूरब, दुर्ग किले का सुरक्षाकर्मी, स्पष्ट गुप्तचर समूह। सेना नियमित नहीं थी, बलि स्वेच्छा से दिया गया कर। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एक तो ये राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत और गण का गठन किया गया था। किसमें? पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत, गण का गठन था। ठीक है, इसमें समिति और विदत में महिलाओं की भागीदारी थी। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलि। ये बलि शब्द है, ये बलि शब्द का अर्थ क्या है? स्वेच्छा से दिया गया कर है, एक प्रकार का। ठीक है, उसके बाद में भाई यहाँ पे सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन समाज समतावादी था। वर्ण व्यवस्था थी जो कि कर्म आधारित थी। 9वें मंडल में हमें इसका उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल पुरुषोक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार कुल सबसे छोटी इकाई थी जिसमें पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। ठीक है, स्त्री उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, परंतु बाल विवाह, दहेज प्रथा नहीं थी। विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है इसमें। विदुषी महिलाएं अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। इम्पोर्टेंट बात, किन विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है हमें? अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मनोरंजन के लिए पाशा, नृत्य और संगीत का प्रचलन था। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन कैसा था? पशुपालन करते थे। सर्वाधिक महत्व पशु गाय, जिसे अगन्या कहा गया है। गाय का शब्द है अगन्या। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख हमें मिलता है। घोड़े का प्रयोग रथ के लिए। कृषि का महत्व कम था। ऋग्वेद में 24 मंत्रों का उल्लेख है। उद्योग भी सीमित थे। उन उद्योगों में बढ़ाईगिरी
और रथकार। व्यापार विनिमय द्वारा होता था। मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, तांबे की खोज हुई थी। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात एक और, इन ना जो बता रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट बातें, इनको ध्यान में रखना। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी 33 देवी देवताओं का हमें वर्णन मिलता है। इनमें 3 श्रेणियाँ थी भगवान की, अंतरिक्ष के, पृथ्वी के और आकाश के। इम्पोर्टेंट बात है ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश के सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु। ठीक है। आप इनको वीडियो पॉज करके ध्यान से देखना और इन फैक्ट को याद भी रखना। पेपर में आपके क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, देख लेना। प्रमुख देवता, इनके प्रतीक इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें पुरंदर कहा है, किला तोड़ने वाला इंद्र। 250 श्लोक में इनका उल्लेख मिलता है। दूसरे देवता अग्नि, इनको मध्यस्थ के देवता, मीडिएटर देवता, 200 श्लोकों में इनका उल्लेख मिलता है। वरुण वर्षा के देवता, समुद्र के देवता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है समुद्र के देवता या वर्षा के देवता कौन थे? वरुण। सविता चमकता सूर्य, गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किन को समर्पित है? सविता को समर्पित है। मित्र उगता सूर्य। अश्विन चिकित्सा के देवता, चिकित्सा के देवता अश्विन। और पुष्ण पशुओं औषधि का देवता, पशुओं और औषधि का देवता पुष्ण। सोम वनस्पति का देवता। ठीक है। आप इनमें ध्यान रखना कौन से देवता किन से संबंधित हैं, प्रमुख देवता उनके प्रतीक। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड। 1000 BC के पास लोहे की जैसे ही खोज हुई, संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित हो गई। लोहे की खोज से सबसे पहले आर्थिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन से राजनीतिक, फिर राजनीतिक से सामाजिक, सामाजिक से धार्मिक। ठीक है। लोहे की खोज कब हुई? उत्तर वैदिक काल में, टाइम पीरियड 1000 BC के पास। ठीक है। अब इसमें कहा उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जन का आकार बड़ा हो गया। पहले जन था, जन का आकार बड़ा हो गया। जैसे भरत और पुरु दोनों मिलके कुरु जनपद बन गया। राजा का महत्व शक्ति में वृद्धि हुई, पद वंशानुगत हो गया। राजा का अधिकार बढ़ने से सभा और समिति का महत्व कम हो गया। अधिकारी रत्नीन की संख्या 17 हो गई। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ। अब स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर व्यवस्था लागू की गई। पहले स्वेच्छा से कर दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? बलि। स्वेच्छा से जो कर देते थे उसे बलि कहा जाता था, बलि कहा जाता था ना, याद रखना इन फैक्ट को। सेना एवं न्याय सभी पूर्णतः स्थायी, सेना और न्याय अभी पूर्णतः स्थायी नहीं था। ठीक है। उसके बाद में सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में परिवार, ग्राम, विश्व, जन और जनपद। सबसे छोटी इकाई परिवार, उससे बड़ी ग्राम, उसके बाद में विश्व, जन और जनपद बना। अब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है गोधन एकत्र होना, गोधन एकत्र होना। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। आश्रम व्यवस्था में
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य की टाइम लिमिट है 0 से 25, गृहस्थ की 25 से 50, वानप्रस्थ की 50 से 75, सन्यासी 75 से 100। इसमें सबसे श्रेष्ठ मानी गई है गृहस्थ को, 25 से 50 वाली गृहस्थ इसमें सबसे बेस्ट है। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई। समिति विदत में स्त्री भागीदारी नहीं थी। विधवा विवाह था, जबकि पर्दा प्रथा की शुरुआत, विधवा का विवाह होना इसमें प्रारंभ हो गया, जबकि पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। उसके बाद में दास भोजन, जो कि शाकाहारी और मांसाहारी मनोरंजन क्रिया क्रियान्वित होती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को सब दुखों का कारण बताया गया है। पुत्री को सब दुखों का कारण किस में बताया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। मैत्रेयी संहिता में पाशा, जुआ, सुरा, शराब, स्त्री तीनों सबसे बड़ी बुराइयां हैं। पाशा, सुरा और स्त्री ये तीनों सबसे बड़ी बुराई है। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? मैत्रेयी संहिता में। इस काल की विदुषी महिलाएं कौन थी? मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। विवाह अनुलोम और प्रतिलोम प्रचलन में था। आर्थिक जीवन में कृषि प्रमुख व्यवसाय, लोहे की खोज के कारण खेती होने लगी थी। इसमें काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। काठक संहिता में हमें 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। पशुपालन दूसरा प्रमुख व्यवसाय, पहला कृषि। अधिशेष कृषि से उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ। विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता, सिक्के का प्रचलन नहीं था। विदेशी व्यापार होता था और सिक्के का प्रचलन हमें नहीं मिलता इस काल में। इस काल में आर्थिक तंगी से नगरीकरण प्रारंभ हुआ। अब सबसे मेन बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इस काल में नदियाँ थी, उनके जो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम ये आपको याद रखना है। नदियों के नाम परिवर्तित हो गए थे, प्राचीन नाम और ये आधुनिक नाम। वितिस्ता जो नदी थी उसका आधुनिक नाम है झेलम। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी। सतुद्री का सतलज। अस्किनी का चिनाब। सदानीरा का गंडक। कुंभा का काबुल। विपाशा का व्यास। सरस्वती का गग्गर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछ ले परुष्णी का आधुनिक नाम रावी, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास, अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब, इस प्रकार से। ठीक है, ये टेबल ध्यान में रखना। उसके बाद में धार्मिक जीवन, यज्ञ क्रम कांडों का महत्व बढ़ गया था इस काल में। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का दौर था। प्रमुख देवता, इस काल के प्रमुख देवता प्रजापति, सर्जन के देवता। विष्णु, पोषण एवं रक्षक के देवता। रुद्र, पशुओं के देवता। वरुण, जल के देवता। और पुष्ण, शूद्रों के देवता। इस काल के प्रमुख देवता प्रजापति, विष्णु, रुद्र, वरुण, पुष्ण। इस काल में राजसूय यज्ञ होता था प्रतिष्ठा हेतु, और वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु, और अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार हेतु। ये यज्ञ आप ध्यान रखना, राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु, और अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार हेतु। यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता थी। उपनिषदों में इसकी निंदा की गई है। ठीक है, ये था आपके वैदिक सभ्यता से संबंधित आपके रीट पात्रता परीक्षा में एसएसटी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से ही बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई मैटर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है,
वीडियो को पॉज करके जो भी बातें आपको इम्पोर्टेंट बताई गई है उनको दोबारा देखना। मुझे तो नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आपके यहाँ से बाहर निकलेगा। वैदिक सभ्यता से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद में देखेंगे मौर्य और गुप्त काल। मौर्य और गुप्त काल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे।